स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल कोर्स की सीरीज, जिसमें आज यह लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, चार्ज और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, एनर्जी, पावर, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये सब डिस्कस किए लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 तक में। और ये है लेक्चर नंबर 4 जो आज आप देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने पीछे पुराने सारे लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके अपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देखें और फिर लेक्चर नंबर 4 पर आएँ, ताकि आप चीज़ों को साथ में जोड़ते चलें और कॉन्सेप्ट्स को समझते चलें, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी तरह से ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड डिस्कशन किया जा रहा है, ताकि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हो सके, उनके फंडामेंटल समझ सकें। जब आपका ये फंडामेंटल क्लियर होगा, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लियर होगा, तो आपके वहाँ के भी फंडामेंटल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में आज देखते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। आज हम लोग एलिमेंट्स के टाइप देखेंगे। ठीक है, कि एलिमेंट कितने प्रकार के हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है उनका, और किस कारण उनका वो नाम है, या किस कारण वो जो एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखे गए हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमको दे दी जाए तब भी हम पहचान के ये बता सकें कि वो किस कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, यानी उनका थ्योरेटिकल एनालिसिस भी करेंगे और ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे और उनका क्लासिफिकेशन अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो एलिमेंट्स है उसमें आज सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो एलिमेंट होंगे क्लासिफिकेशन वाइज, होंगे एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो है उनके जो क्या कह सकते हैं सिग्नल या सोर्स के एनर्जी जनरेशन या एनर्जी एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। दूसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें हम लोग उनका V और I के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है उसको चेक करते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर को ही हम लोग ओमिक और नॉन ओमिक से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओमिक एंड नॉन ओमिक, जो ओमिक होंगे वो लीनियर होंगे, जो नॉन ओमिक होंगे वो नॉन लीनियर नेचर के होंगे। यानी हम कह सकते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करेंगे वो लीनियर होंगे, यानी उसमें V और I के बीच जो रिलेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का होगा। ठीक, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के, वो ओरिजिन से पास हो रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 3। लीनियर नॉन लीनियर हो गया। अब यहाँ पे यूनिलैटरल बाइलैटरल, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, बाइलैटरल एलिमेंट्स। ये जो क्लासिफिकेशन है ये उनके नेचर के आधार पर है कि अगर हम उनके थ्रू करंट या वोल्टेज चेंज करते हैं, पोटेंशियल की पोलरिटी चेंज करते हैं, तो क्या उन पे इम्पैक्ट आता है, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। इसी क्रम में अगला जो क्लासिफिकेशन है वो टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट का है। टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट, वेरिएंट एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स है जो टाइम के साथ अपनी मतलब टाइम के साथ उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदलती है, ठीक, कुछ की नहीं बदलती, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। और जो पांचवा क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ये पैरामीटर्स भी हम लोग बोलते हैं इसको। जनरल क्लासिफिकेशन 4 का है, पांचवा मुझे आपको कुछ समझाना है थोड़ा बेसिक आइडिया देना है, इसलिए मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन भी बताया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट को। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, तो क्या होते हैं एक्टिव, क्या होते हैं पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है।
तो समझिएगा, ऐसे जो भी एलिमेंट्स होंगे, ऐसे जो भी एलिमेंट्स होंगे जो सिग्नल्स को जनरेट कर सके, यानी एनर्जी सिग्नल को जनरेट कर सके, ठीक है, उनको एम्पलीफाई कर सके यानी उनको आवर्धित कर सके, या उनको रेक्टिफाई कर सके, ठीक है, ऐसे सभी एलिमेंट्स हमारे एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो फिर से सुनिए, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे सिग्नल को जनरेट कर सके, सिग्नल को रेक्टिफाई कर सके, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, ऐसे सारे सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे सारे एलिमेंट्स हमारे कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। तो जिन एलिमेंट्स में तीनों प्रॉपर्टी पाई जाएगी, इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनको हम लोग एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में रखते हैं, और बाकी सब पैसिव एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द एलिमेंट दैट कैन generate or amplify or rectify signals, सिग्नल का मतलब यहां पे एनर्जी से है, सिग्नल या एनर्जी, इज या आर नोन एज, एलिमेंट लिखा ना तो इज नोन एज एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, अदरवाइज पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, अदरवाइज पैसिव एलिमेंट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, यानी वो ना तो जनरेट कर सकते हैं सिग्नल को, ना एम्पलीफाई कर सकते हैं, ना रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो ऐसे जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो पैसिव एलिमेंट की श्रेणी में चले जाएंगे, जो ये तीनों काम नहीं कर पाते हैं। तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे पहले, अभी हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, फिर अभी हम लोग ग्राफिकल बात भी देखेंगे कैसे सब पहचानते हैं। एग्जांपल देखेंगे एक्टिव के लिए, देखिए एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स। ठीक, तो एक्टिव एलिमेंट्स देखिए, जो सिग्नल जनरेट कर सके, जैसे सिग्नल कौन जनरेट करेगा, जनरेटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। कौन एम्पलीफाई कर सकता है, ऑप एम्प। कौन रेक्टिफाई कर सकता है, डायोड। तो ये सब क्या है, हमारे एक्टिव सोर्स के, एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल है। पैसिव में देखते हैं, पैसिव कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा आर हो गया, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, ये सब क्या हो गए हमारे पैसिव एलिमेंट्स। तो ये सब क्या करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या ये सब क्या करते हैं, पावर को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवर कर रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं पावर को रेक्टिफाई कर रहे हैं या एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो जो रेक्टिफाई, एम्पलीफाई या जनरेट करेगा वो कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट, जो नहीं करेगा वो कहलाएगा पैसिव एलिमेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो एक्टिव एलिमेंट क्या है, ऐसे एलिमेंट जो जनरेट करे सिग्नल्स को, एम्पलीफाई करे सिग्नल्स को, या रेक्टिफाई करे सिग्नल्स को, वो हो गए एक्टिव एलिमेंट्स। और जो ना कर पाए वो सब क्या है, पैसिव एलिमेंट्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसको समझ लिया क्या होता है एक्टिव एलिमेंट, क्या होता है पैसिव एलिमेंट। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी का दिया हुआ है एलिमेंट का, तो हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव। मान लीजिए हमको कुछ V और I के बीच में कुछ ग्राफ दिए गए हैं, ये हमने मान लिया ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं I और V के बीच, ठीक है, ये ग्राफ दे दिया गया, ओरिजिन से पास हो रहा है ये ऐसे, ठीक है, एक ग्राफ ये दे दिया गया, ठीक, ऐसा एक और ग्राफ दे दिया गया हमें, ठीक है, ये I है, ये V है, ये V है, ये I है। एक और ग्राफ हम बना लेते हैं ऐसे, ये है I, ये है V, ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया गया और हमसे पूछेगा कि कौन सा इसमें एक्टिव है और कौन सा पैसिव एलिमेंट है, कौन सा एक्टिव एलिमेंट है और कौन सा पैसिव एलिमेंट है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स में, अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप जो है, स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन का, यानी VI की जो स्लोप है, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका जो स्लोप है अगर वो पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप यानी आप समझते हैं स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब
v अपॉन आई, v अपॉन आई आप पढ़ते हैं ना, एम एक्स एम इक्वल टू क्या होता है y अपॉन एक्स, स्लोप मैथ में आपने पढ़ा होगा है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स है, स्लोप m इक्वल टू क्या आता है y अपॉन एक्स, यानी y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है अपॉन x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, ठीक, उसका एंगल, ठीक, थीटा, ठीक। अगर ये स्लोप स्लोप m होता है, m को आगे क्या लिखते हैं tan थीटा, याद रखिए आप लोग, ठीक है। और कहां से मेजर करते हैं, हमेशा ये भी याद रखेंगे, रेफरेंस एक्सिस से यानी x एक्सिस से, थीटा कहां से मेजर करेंगे, x एक्सिस से, ठीक, इसको याद रखिए, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो हमेशा और हमेशा वो एलिमेंट क्या होगा, पैसिव, एलिमेंट कैसा होगा वो, पैसिव, तो इसको बस आप याद रखिए, ठीक। अगर सेकंड केस, अगर हमारा स्लोप निगेटिव है, स्लोप क्या है हमारा, निगेटिव, यानी स्लोप अगर निगेटिव हो गया तो वो क्या होगा, हमेशा एक्टिव, क्या होगा, एक्टिव। तो ये चीज याद रखिए। अब हम लोग इसको इसी आधार पे देखते हैं कैसे इसको पहचानेंगे। तो ये की पॉइंट्स हैं, ठीक। अब देखिए इस केस में, देखिए पहले वाले केस में, पहले वाले केस में हम लोग देख सकते हैं थीटा कहां से मेजर करेंगे, रेफरेंस से, ये है थीटा, ठीक। तो स्लोप क्या आ रहा है हमारा, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, देखिए स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव, है ना, v अपॉन आई, v भी पॉजिटिव आई भी पॉजिटिव, तो v अपॉन आई, v भी पॉजिटिव और आई भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक। अगर स्लोप पॉजिटिव आ गया तो मतलब ये कैसा है, ये हमारा है पैसिव, कैसा है, पैसिव, ठीक। दूसरे केस में देखिए, इस केस में यहाँ पे देखिए थीटा कहां से मेजर करेंगे, यहाँ से, थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमें पता है क्या है, tan क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे थीटा क्या है, ये मतलब हमारा स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव हो गया ना, स्लोप क्या हो गया, ये नेगेटिव, देखिए स्लोप क्या मिल रहा है हमको, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव मिलेगा तो मतलब ये कैसा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, एक्टिव, कैसा एलिमेंट है, एक्टिव, देख सकते हैं एलिमेंट कैसा मिल रहा है हमको, एक्टिव। अब ये वाला केस देखिए, इस वाले केस में देखिए स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा, देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये हमने मेजर किया, थर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। tan कैसा हो गया, पॉजिटिव, tan थीटा कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्लोप क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव, स्लोप क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ना, स्लोप अगर पॉजिटिव मिलेगा तो, स्लोप अगर पॉजिटिव मिला तो हमारा क्या होगा, एलिमेंट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, यानी हमारा tan थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर हमारा tan थीटा यानी स्लोप पॉजिटिव है तो एलिमेंट कैसा हो गया, पैसिव, एलिमेंट कैसा हो गया, पैसिव, एलिमेंट हमारा पैसिव, ठीक। आखिरी केस देखते हैं, आखिरी केस, ये वाला केस देखिए, इस वाले केस में देखिए थीटा कहां से मेजर करेंगे, रेफरेंस से, थीटा कहां से मेजर करेंगे, रेफरेंस से, इधर से नहीं, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, tan क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव, है ना, tan हो गया नेगेटिव, तो स्लोप कैसा मिला हमको, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो हमारा ये एलिमेंट कैसा हो गया, एक्टिव। तो याद रखेंगे जब भी स्लोप नेगेटिव तो एलिमेंट हमारा एक्टिव, स्लोप पॉजिटिव तो एलिमेंट हमारा पैसिव। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको, उम्मीद है नोट हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो कौन से एलिमेंट लीनियर होंगे और कौन से एलिमेंट नॉन लीनियर होंगे उसको हम लोग समझेंगे बस कुछ ही मिनटों में। और आप फिर पहले हम लोग थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर इसी प्रकार ग्राफिकली समझेंगे कि अगर ग्राफ दे दिया गया तो किस प्रकार से हम लोग उसको पहचानेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा जो टॉपिक आया, दूसरा क्लासिफिकेशन वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। अब लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं और नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं, ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जो सुपर पोजिशन और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो उनको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर एलिमेंट्स। और जो फॉलो ना करें वो नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है, वो नॉन लीनियर एलिमेंट्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे जो भी एलिमेंट्स जो केवल एक ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करें और ओरिजिन से पास हो रहे हो, ठीक है, जो केवल एक ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करें और ओरिजिन से पास हो रहे हो, ऐसे एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक, अगर उस एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनती है कि वो एक ही लीनियर इक्वेशन को फॉलो करे और वो जो पासिंग पॉइंट हो उसका वो ओरिजिन हो, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे लीनियर एलिमेंट्स, ठीक। तो हम लोग समझते हैं, पहले लिखते हैं जो जनरल डेफिनेशन क्या लिखते हैं, द एलिमेंट दैट follows
द सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल is known as linear element is known as linear element। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक, और दूसरे शब्दों में जो हमको पहचानने के लिए अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको। तो अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होती है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये हो गया कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ ऐसा, ये पहले सॉल्व हम सुपर पोजिशन देख लेते हैं। तो सुपर पोजिशन का मतलब क्या हुआ? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है लेट इज द फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2। तो इफ वी कैन राइट, अगर हम इसको f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के फॉर्म में लिख सकें और दोनों का वैल्यू इक्वल हो, तो मतलब क्या हो गया? वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहां पे फॉलो हो रही है। और होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहती है? समझ लीजिए आप लोग, होमोजेनिटी क्या बताती है? होमोजेनिटी बताती है लेट अब फंक्शन हमारा लाइक दिस है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें, के ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में लिख सकें, तो ये क्या हो गया हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अगर कोई भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों जो है प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो ऐसे एलिमेंट्स जो हमको लीनियर एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखने होते हैं। ठीक है, ठीक, तो ऐसे एलिमेंट्स जो ये फॉलो करें उनको हम लोग कहते हैं नोन एज लीनियर एलिमेंट। अदरवाइज यहाँ पर लिख दें अदरवाइज नॉन लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो ये हमारी जनरल डेफिनेशन है। ये क्या है? जनरल डेफिनेशन। तो अब लीनियर एलिमेंट्स कौन से होंगे? कौन से लीनियर एलिमेंट्स होंगे? ठीक है, इसको आप नोट कर दिए। एग्जांपल हम लोग देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर का। एग्जांपल पहले लीनियर के लिए, फिर नॉन लीनियर के लिए। लीनियर एलिमेंट तो अपने आर एल सी ही है, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ये सब क्या है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं वी और आई के बीच में, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, और नॉन लीनियर की कैटेगरी में क्या हो जाएंगे? नॉन लीनियर की कैटेगरी में क्या हो गए? जैसे हमारा डायोड, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आपको नॉन लीनियर मिलेगी। ठीक है, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, कोई भी सेमीकंडक्टर आप डिवाइस देख रहे हैं, पूरी सेमीकंडक्टर डिवाइस, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस, सबको हमने इसको इंक्लूड कर लिया। आप जो है एलओएस को भी देखेंगे। एलओएस के साथ अगर वैक्यूम ट्यूब को देख रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ये सब क्या है? नॉन लीनियर है। ये सब क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट्स है। ठीक, तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गई आपकी, जो है इलेक्ट्रोलाइट कोई सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी नॉन लीनियर है, इसको नॉन ओमिक कहते हैं, ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, वैक्यूम ट्यूब हो गई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गई। ठीक है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे नॉन लीनियर की कैटेगरी में, नॉन लीनियर की कैटेगरी में। ये आरएलसी हो गया, हमारे कंडक्टर्स हो गए। ठीक, ये सब क्या है? लीनियर है। ये सब क्या है? लीनियर है। और हम लोग कह सकते हैं ये ओमिक भी है, ये नॉन ओमिक। इसमें ओम का नियम फॉलो नहीं होगा, इसमें ओम का नियम फॉलो होगा। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किसमें ओम का नियम फॉलो होगा, किसमें ओम का नियम फॉलो नहीं होगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े। आगे देखते हैं। अब अभी तक हमने थ्योरेटिकल समझा, अब ग्राफिकली देखते हैं। तो अब वो कौन से एलिमेंट लीनियर होंगे, कौन से नॉन लीनियर होंगे? तभी मैंने बताया कि इफ स्ट्रेट लाइन passes through origin, ठीक है, अगर जो है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वी और आई की, अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इट इज अ लीनियर एलिमेंट। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? लीनियर एलिमेंट होगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा? लीनियर एलिमेंट होगा। और दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि इट मस्ट फॉलो ओनली वन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो केवल एक ही लीनियर इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए। तो हम लोग कुछ बना के देखते हैं, जैसे पुराना वाला बनाया था। ठीक है, ये हो गया। एक और बना के देखते हैं, जैसे मान लीजिए सब जनरल से हैं।
ठीक है, ये चारों है, मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिए गए। अब इसमें से कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर ये देखना है। देखिए पहले वाला देखिए, ये हम आई मान लिया, ये वी मान लिया, ये वी है, ये आई है, ये वी और आई के बीच में सारे ग्राफ दिए गए, ये वी है, ये आई है। पहला वाला देखिए, दोनों कंडीशन हमको देखनी है। पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक बिल्कुल। यूजिंग मस्ट फॉलो वन लीनियर इक्वेशन, हाँ ठीक है, ये पूरी पूरी y बराबर mx की इक्वेशन, यानी एक ही लीनियर इक्वेशन ये फॉलो कर रहा है, तो मतलब कैसा एलिमेंट हो गया, ये लीनियर, ये लीनियर हो गया। सेकंड में देखिए, यहाँ पे भी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू mx की है, ये y इक्वल टू माइनस mx की, यानी अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन जो दूसरी वाली हमारी जो आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कर रही है, वो दूसरे लीनियर इक्वेशन को फॉलो करने लगी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन लीनियर। क्या होगा ये, नॉन लीनियर। ठीक है, यानी देखिए एक तो इसने y बराबर mx को फॉलो किया, ये y बराबर माइनस mx को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दो लीनियर इक्वेशन फॉलो करने लगी, और क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है कंडीशन फुलफिल कर ली, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाई, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। ठीक, तीसरा केस देखिए, तीसरा केस यहां से यहां तक हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल लीनियर है, ठीक, लेकिन आगे जाके क्या हो गया, v और आई के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। क्या ये नॉन, देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो गई, बेंड हो गई, ठीक है, कांस्टेंट हो गई, मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। और ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तो बिल्कुल नॉन लीनियर दिख ही रहा है, ये तो क्या है, ये तो एक पैराबोला है, ठीक, तो ये बिल्कुल नॉन लीनियर है। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे। पहचानने का तरीका क्या है कि ओरिजिन से पास होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा हुई तो वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक, तो नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। तो तीसरा नंबर क्या है हम लोग पढ़ेंगे, वो है यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट्स यूनिलैटरल कहलाएंगे और कौन से एलिमेंट्स बाइलैटरल कहलाएंगे, ये हमें समझना है। ठीक है, तो आप समझिए, पहले पहले मैं समझाता हूं। तो जो भी एलिमेंट है, ऐसे जो भी एलिमेंट है, अगर हम उनके क्रॉस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर हम उनके क्रॉस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, या उनके क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल की पोलरिटी बदल दें, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दें, तो अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स हमको कहलाएंगे यूनिलैटरल। क्या कहलाएंगे, यूनिलैटरल। ठीक, फिर से सुनिए, ऐसे एलिमेंट्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां जनरली हम लोग बात करेंगे इंपिडेंस का, ठीक है, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका इंपिडेंस करंट की डायरेक्शन बदलने पर या उनके क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल की पोलरिटी बदलने पर बदल जाता हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट्स। और जिनकी ना बदले, चाहे हम लोग करंट की डायरेक्शन बदल दें या पोलरिटी बदल दें, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे बाइलैटरल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, बाइलैटरल एलिमेंट्स। तो लिख के समझते हैं, डेफिनेशन लिख के समझते हैं। तो इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स या impedance if the impedance of element is changed when current flowing through it or polarity of applied potential is reversed, then this type of element is known as unilateral element. Otherwise, एक मिनट, otherwise
बाई लैटरल एलिमेंट, अदरवाइज बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स जिनका इंपेडेंस बदल जाए हमारी करंट की डायरेक्शन बदलने पर या वोल्टेज की पोलैरिटी बदलने पर, ऐसे को बोलेंगे यूनिलैटरल, जिनकी ना बदले बाइलेटरल। ठीक, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। सबसे इधर हम लोग लेते हैं यूनिलैटरल के लिए, उधर बाइलेटरल की, तो ये हो गया यूनिलैटरल की। ठीक, तो यूनिलैटरल के लिए जो अभी हम लोग चलिए एग्जांपल लिखते हैं, वो एग्जांपल क्या होंगे, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये सब। ठीक ठीक, एफईटी, फेट, ठीक, बाकी जो भी हो, जितने भी, हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। ठीक, बाइलेटरल का क्या हो गया, बाइलेटरल के एग्जांपल, बाइलेटरल के एग्जांपल क्या हैं, जैसे हमारा आरएलसी सबसे जनरल एग्जांपल है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। अभी इसको समझते हैं। ठीक, देखिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहला केस लेते हैं, डायोड को ले लीजिए। डायोड के इस टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, एक को नेगेटिव से जोड़ दिया, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, इस समय इसका एनोड, ये इसका कैथोड। ठीक है, एनोड पॉजिटिव से जुड़ा है, ये नेगेटिव से जुड़ा है, फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में तो क्या होता है, कंडक्शन करेगा ये, यानी यहाँ पे हमको करंट मिलेगी, करंट मिलेगी। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल बदलते हैं। ठीक, अब की बार सेकंड केस ले, ये अब की बार हमने इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कैथोड हमारा, एनोड हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और कैथोड हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, ये हमारा डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस। हमें पता है रिवर्स बायस में डायोड ऑपरेट नहीं करता, एज अ ओपन सर्किट काम करता है, तो हमारी करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, यानी नियर अबाउट जीरो हो जाएगी। ठीक है, नियर अबाउट जीरो हो गई। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब यहाँ पे ये फ्लो कर रहा होगा तो हम लोग मानते हैं लगभग शॉर्ट सर्किट होता है, ये लगभग शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, बहुत हल्का पोटेंशियल ड्रॉप आता है, लेकिन हम लोग उसको नेग्लिजिबल अगर मान लें तो ये लगभग शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट होगा। यानी यहाँ पे जो हमारा इंपीडेंस मिलेगा या हमारा कह सकते हैं रेजिस्टेंस मिलेगा, वो लगभग जीरो के आसपास मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, 0.1 0.2। ठीक है, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो जेड कितना मिला है, लगभग इनफाइनाइट के आसपास। ठीक है, लगभग इनफाइनाइट, क्योंकि करंट जीरो हो गई तो वी अपॉन आई, तो वी अपॉन जीरो लगभग इनफाइनाइट हो गया। ठीक, तो नियर अबाउट ये इन्फिनिटी पे हो गया, ये जीरो पे हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पोलैरिटी बदलते ही इसके अक्रॉस, पोलैरिटी बदलते ही इसके अक्रॉस मिलने वाली करंट बदल गई। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, इसके अक्रॉस इंपेडेंस भी बदल गया। तो ऐसे जो भी एलिमेंट हो गए जिनमें अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल दें या वोल्टेज की पोलैरिटी बदल दें, तो उनका अगर इंपेडेंस बदल जाए तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे यूनिलैटरल एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे हो रहा है, इंपेडेंस बदल गया पोलैरिटी बदलने से, ये हो गए हमारे यूनिलैटरल एलिमेंट्स। अब बाइलेटरल को समझिए, बाइलेटरल है ये, मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस का केस लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक, यहाँ पे कुछ V है, तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे करंट फ्लो करेगी I, हमने मान लिया R। अब हम लोग पोलैरिटी बदल दें, प्लस माइनस है ये, पोलैरिटी बदल दें यहाँ पे। ठीक है, पोलैरिटी बदलने के बाद भी हम लोग क्या देखेंगे, करंट की डायरेक्शन बदल गई पोलैरिटी बदलने से। लेकिन जब अब भी जो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, मतलब पहले भी R इक्वल टू वी अपॉन आई थी और बाद में भी R इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। तो दोनों केसेस में हम देख सकते हैं कि हमारा इंपिडेंस यानी यह रेजिस्टेंस इस सर्किट का नहीं बदला, इस सर्किट का इंपिडेंस या रेजिस्टेंस नहीं बदला, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदली, जो जैसे पहले था वैसे बाद में ही है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, बाइलेटरल एलिमेंट, यानी जो दोनों तरफ करंट का कंडक्शन सेम तरीके से फॉलो करवाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल। और जो सेम तरीके से फॉलो नहीं करवाते हैं, यानी एक तरफ कुछ और प्रकार की करंट फ्लो करेगी या ज्यादा करंट फ्लो करेगी, दूसरी तरफ कम फ्लो करेगी, यानी इक्वली फ्लो नहीं करेगी या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिलैटरल। यूनि का मतलब एक, लेटरल का मतलब एक तरफ जिससे चले, बाइलेटरल बाई का मतलब दो, यानी जिसमें दोनों तरफ से जो है हमारा करंट को बदलने पर, यानी करंट की डायरेक्शन बदलने पर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ना बदले, यानी इंपेडेंस ना बदले। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे बाइलेटरल, और जिसका बदल जाए वो यूनिलैटरल। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग ग्राफिकल की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा आपका, ग्राफिकल की ओर देखते हैं। यानी अगर हमको ग्राफ दे दिया गया, यानी हमको वेव फॉर्म उसकी ग्राफ दे दिया गया वी और आई के बीच में, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ आपको ग्राफ बनाता हूँ, फिर आपको पहचानना बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कोई ग्राफ है,
एक ये ग्राफ दे दिया गया, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी गई है मान लीजिए, ये आई और वी के बीच का ग्राफ है। एक दूसरा ग्राफ दे दिया गया आपको कुछ इस प्रकार से, ये मान लीजिए ग्राफ है ये, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी गई 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे दे दिया गया 4, यहाँ पे 10, ये हो गया v और i, माइनस माइनस में है दोनों, ठीक है, -10 है ये, ठीक। और ठीक, इस प्रकार से 4 ग्राफ दिए गए हैं आपको, और आपको बताना है कौन सा यूनिलैटरल है कौन सा बायलैटरल। तो ध्यान से देखिए, पहला वाला केस देखिए पहले। तो जिस समय करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम यहाँ पे इंपेडेंस कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे इंपेडेंस कितना हो जाएगा, v अपॉन आई, तो v अपॉन आई 4/2 कितना हो गया 2 ओम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा इंपेडेंस z इक्वल टू v अपॉन आई, ठीक, तो कितना हो गया 6/3, -6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 ओम। तो हम लोग देख सकते हैं दोनों केसेस में जब हमारी करंट पॉजिटिव थी या जब करंट निगेटिव हुई, तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, हमको सेम इंपेडेंस मिल रहा है, यानी सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा एलिमेंट कैसा होगा, बाइलेटरल। कैसा होगा ये, बाइलेटरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए, जब हमारी करंट पॉजिटिव थी, जब हमारी करंट पॉजिटिव थी तो जेड कितना आ जाएगा 6/2, 6/3 कितना आ गया 2 ओम, जेड कितना आ गया 2 ओम। और दूसरे केस में देखिए, जब हमारी करंट नेगेटिव हुई यानी पोलरिटी चेंज हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जेड इक्वल टू कितना आएगा 10/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 2.5 ओम। हम लोग देख सकते हैं कैसे क्या हुआ, पोलरिटी चेंज करते ही क्या मिल रहा है, हमारा इंपेडेंस चेंज हो गया, पोलरिटी चेंज करते ही क्या हुआ, इंपेडेंस चेंज हो गया। तो ये हमको क्या क्या ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल, ये क्या हो गया यूनिलैटरल। तीसरे केस में देखिए, तीसरे केस में देखिए, इस तरफ भी हमको इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो जेड हमको 2 मिल जाएगा, इस पॉइंट पे भी 2 मिल जाएगा, लेकिन आगे चल के देखिए ये क्या हो जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसे हो जा रही है, स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ पे क्या हो गई है कांस्टेंट हो गई, यानी वो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। मतलब ये हमारा कुछ पॉइंट तक तो एज अ यूनिलैटरल काम कर रहा है, लेकिन ये बाद में क्या हो गया, एज अ बायलैटरल काम कर रहा है, लेकिन आगे चल के ये यूनिलैटरल हो गया, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट से मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब जब पॉजिटिव करंट थी और जब निगेटिव करंट है, तो दोनों कंडीशन में इंपेडेंस हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिलैटरल, ये क्या हो गया यूनिलैटरल, ठीक। चौथे केस में देखिए, ये तो दिख ही रहा है आपको, ये पहला वाला लीनियर है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लीनियर मिल रहा है, अगले वाले में नॉन लीनियर मिल रहा है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं है दोनों की, ठीक है। इस यहाँ पे कुछ दूसरी है, यहाँ पे कुछ दूसरी है, ठीक। यहाँ पे दूसरा इंपेडेंस फॉलो कर रहा है, यहाँ पे दूसरा, क्योंकि ये क्या देखिए यहाँ पे हमको बेंड मिल गया, कर्व मिल गया ना, तो अगर हम यहाँ पे जेड कैलकुलेट करेंगे तो ये अलग आएगा और ये हर एक पॉइंट के हिसाब से अलग आएगा, तो ये क्या हो गया सीधे यूनिलैटरल, ठीक है। यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम नहीं, यानी सेम इंपेडेंस हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्विकल मिल गया, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर यहाँ पे इंपेडेंस हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में, यानी जब करंट निगेटिव होगी तो ये यूनिलैटरल हो गया। वैसे ही हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे आगे वाला पोर्शन जो है हमारा, ये हमको शो कर रहा है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों क्वाड्रेंट में फॉलो नहीं हो रही है, यानी पॉजिटिव करंट के लिए और निगेटिव करंट के लिए सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रही है, यानी सेम इंपेडेंस हमको नहीं मिलेगा, तो जिससे ये यूनिलैटरल हो गया, ठीक। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, नोट हो गया होगा। अब देखते हैं अगला नंबर 4 क्लासिफिकेशन, जिसको हमने बोला टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। या हम लोग टाइम इनवेरिएंट या इनवेरिएंट सीधे बोल सकते हैं, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, ठीक। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो, ऐसे कोई भी एलिमेंट, ऐसे कोई भी एलिमेंट जिनका टाइम के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स बदले, ठीक है, यानी जैसे उनका टाइम के साथ वैल्यू बदल जाए, ठीक, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिएंट एलिमेंट।
तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ बदल जाए, यानी टाइम के साथ वो चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम वेरिएंट एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट जिनकी टाइम के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ना बदले, यानी वो सेम रहे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग उनको बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लिख के देखते हैं ताकि आप नोट्स पे लिख सकें। इफ द characteristics of element is depends on time, then it known as time variant elements, टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक। अदरवाइज इनवेरिएंट, अदरवाइज इनवेरिएंट। ठीक है, अगर टाइम के साथ ना बदले तो वो इनवेरिएंट होंगे। वो क्या होंगे, इनवेरिएंट। ठीक है, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई रेजिस्टेंस का एग्जांपल लें। ठीक, अगर रेजिस्टेंस का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ऐसे हमारा सर्किट में लगा हुआ है, ये हमने सोर्स लगा दिया। ठीक है, ये V है, ये I है, यहाँ करंट I फ्लो करेगा। हमने मान लिया रेजिस्टेंस R है। दूसरा केस इसी रेजिस्टेंस का बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ऐसे है ये, और ये एक हमारे पास स्विच ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, यानी इस सर्किट का रेजिस्टेंस देखें और इस सर्किट का रेजिस्टेंस देखिए, ये मान लीजिए R है, ये R है। ठीक, तो एट t इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये मान लीजिए R1 हो गया, इसको R2 है, ठीक, ग्रेटर देन 0 पे ये रहेगा, और t लेस देन 0 पे या इक्वल टू 0 पे ये वाला क्लोज करेगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे अगर, तो इस वाले सर्किट में हमेशा इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि V उतना है, I उतना है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर इस सर्किट की हम लोग बात करें, अगर इस सर्किट की बात करें, तो t लेस देन 0 पे, t लेस देन 0 पे क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस सर्किट कितना होगा, R1, और जैसे t ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जैसे t ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये स्विच ये ऑन हो जाएगा, और ये जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2, यानी समय के साथ इस सर्किट का रेजिस्टेंस बदल गया। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स होंगे, यानी ऐसे जो भी सर्किट्स बन रहे हैं जिनका समय के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाए, उनको हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिएंट। क्या बोलते हैं उनको, टाइम वेरिएंट। और ये टाइम इनवेरिएंट। मान लीजिए हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, अब मान लीजिए इस वाले सर्किट का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक, I और V के बीच में। ठीक, तो पहली जो हमारी इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, अब हमने अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम क्या कर लिया, हमने ये माना कि R2 इज ग्रेटर देन R1, ये हमने अजम्पशन लिया है। और अगर हम दोबारा बनाएं, अब जब दोबारा बनाएंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, दोबारा बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारे R2 के लिए है, ये हमारे R1 के लिए है, और ये हमारा t लेस देन इक्वल टू 0 पे, और ये t ग्रेटर देन 0 पे। तो देखिए सेम सर्किट है, लेकिन t लेस देन 0 पे जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और t ग्रेटर देन 0 पे कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि टाइम के साथ ग्राफ चेंज हो गया, यानी टाइम के साथ इस सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई। तो ऐसे एलिमेंट्स को हमको क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सर्किट्स को या ऐसे एलिमेंट्स को जिनका समय के साथ जो है वो बिहेवियर बदले, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बदले, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम वेरिएंट। और जिनका ना बदले तो उसको टाइम इनवेरिएंट, उसको टाइम इनवेरिएंट। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, वो है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटर। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड
एलिमेंट्स या नेटवर्क्स, हम लोग पैरामीटर्स भी कहते हैं या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। नंबर 5 हो गया लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, लम्प्ड और एंड और नहीं, दोनों अलग अलग पढ़ने हैं, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सके, या हम लोग ये माने कि वो फिजिकली जहां पे लगे हुए हैं वो एक स्थान पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं लम्प्ड एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जो पूरे नेटवर्क में फैले रहें, पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट रहें, ठीक है, पूरे नेटवर्क में फैले रहें यानी पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट रहें, उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ठीक है। और ऐसे पैरामीटर्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। और ऐसे पैरामीटर्स जो एक स्थान पे हम लोग उनको पॉइंट कर सके या एक स्थान पे उनको कंसंट्रेट कर सके, ऐसे जो भी हमारे एलिमेंट्स हो गए उनको हम लोग बोलेंगे लम्प्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स फिजिकली सेपरेट किए जा सके, जिन भी एलिमेंट्स को हम लोग फिजिकली बाहर निकाल सके उनको बोलते हैं लम्प्ड, और जिनको फिजिकली हम लोग सेपरेट ना कर सके नेटवर्क से उनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सके यानी फिजिकली अलग कर सके उनको बोलते हैं लम्प्ड, और जिनको ना कर सके उनको डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे द एलिमेंट्स that can be separated physically is known as lumped element, otherwise distributed elements, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इफ वी कैन नॉट सेपरेट दीज एलिमेंट्स फिजिकली देन दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, देन दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। एग्जांपल देखेंगे लम्प्ड का क्या होगा। तो जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स में, तो लैब्स में आप देखते हैं ना आपके पास एक फिजिकल रजिस्टर होता है, फिजिकल इंडक्टर होता है, फिजिकल कैपेसिटर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ सब कुछ फिजिकली है, सब कुछ फिजिकली सेपरेटेड है, फिजिकली अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है, उनको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं यानी उनको एक पॉइंट पे हम लोग कंसंट्रेट करके रखे हुए हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहे हैं, ठीक है, तो जो भी एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है हमारे लम्प्ड नेटवर्क के या लम्प्ड एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो भी लैब में है, एक्सपेरिमेंट्स इन लैब, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब लम्प्ड के एग्जांपल है यानी लम्प्ड एलिमेंट के, LUM लम्प्ड, ठीक है। और जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन हमारा एंटीना, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के, ठीक है। यानी जो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह हो गई उनमें जो भी एलिमेंट्स है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर्स है, वो पूरे के पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं लेंथ पर, मतलब रेजिस्टेंस पर मीटर, इंडक्टेंस पर मीटर, कैपेसिटेंस पर मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऐसा हमारा ये हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है 10 किलोमीटर का, ठीक है, देख रहे हैं ये लेंथ ऑफ, मान लीजिए हमें 10 किलोमीटर का ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। हमने मान लिया इसका जो रेजिस्टेंस है R ओम पर मीटर है, तो हम लोग चाहे इसको कितने भी क्रॉस सेक्शन कर ले, चाहे कितने भी इसको हम लोग भागों में काट ले, रेजिस्टेंस हमारा R ओम पर मीटर में ही रहेगा, R ओम पर मीटर में ही रहेगा। यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, यानी अलग यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे जिनको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, या ऐसे जो भी नेटवर्क्स होंगे जिनमें हम लोग एलिमेंट्स को फिजिकली सेपरेट कर सके या उनको एक जगह कंसंट्रेटेड कर सके, उनको बोलेंगे हम लोग लम्प्ड नेटवर्क्स। और जिनमें हम लोग ना कर सके उनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। यानी ऐसे जो भी नेटवर्क्स होंगे जिनमें हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स थ्रू आउट द सर्किट डिस्ट्रीब्यूट हो, उनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जिनमें ना हो उनको लम्प्ड नेटवर्क, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो एक और पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। क्या पॉइंट है नोट में, आप लिखेंगे नोट में क्या लिखेंगे कि जितने भी हमारे लीनियर एलिमेंट्स हैं, ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर
यूनिलेटरल, वो सारे के सारे सॉरी बाइलेटरल, आर लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल, ठीक है। सारे के सारे जितने भी हमारे लीनियर एलिमेंट्स हैं वो बाइलेटरल हैं, बट all bilateral elements are not linear, ठीक है। इस बात को आप एकदम ध्यान से याद रखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां मैं आपको ये इसका एग्जांपल दिखा दूंगा कि हम लोग देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हमको लीनियर मिल रहे होंगे वो सारे के सारे बाइलेटरल होंगे, लेकिन जितने भी बाइलेटरल मिल रहे होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो लीनियर ही हो, जरूरी नहीं है वो लीनियर ही हो, ठीक है। समझ गए? आइए एग्जांपल देख ही लेते हैं अभी हल्का सा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डिटेल में समझेंगे ये कैसा है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये इस चीज को नोट करके रखेंगे, नोट में रखेंगे। ये मान लीजिए एक हमारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक ग्राफ हमने यू बना दिया, ओरिजिन से पास हो रहा है ये, ठीक है। एक ग्राफ हमने यू बना दिया, ये है v, ये है i, ये है v, ये है i, ठीक। ये हमने मान लिया 2 4, वही पुराना वाला एग्जांपल, 3 -6 -3, यहाँ भी 2 4 -3 -6। देखिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे दोनों चीजें देखिए, ये भी देखिए क्या है, बायलैटरल है, सेम इंपेडेंस मिल रहा है, v/i2 v/i2, दो यहाँ भी मिल रहा है, दो यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ सेम एलिमेंट सेम इंपेडेंस मिल रहा है, तो यानी क्या है, ये बायलैटरल है, बायलैटरल है ना ये, तो ये बायलैटरल हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 4/2, इस वाले कोऑर्डिनेट में भी सेम इंपेडेंस, इस वाले कोऑर्डिनेट में भी सेम इंपेडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। और देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ आगे चल के सेम मिलेगी, ठीक है। सेम इंपेडेंस मिल रहा है, तो ये भी क्या है, बायलैटरल, बायलैटरल है ये, लेकिन ये लीनियर है वो नॉन लीनियर। देखिए ये नॉन लीनियर हो गया ना, ये नॉन लीनियर है, कैरेक्टरिस्टिक देखिए नॉन लीनियर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन सेम फॉलो कर रहा है, आगे चल के इक्वेशन बदल गई, लीनियर बची वो नहीं, ये क्या हो गया, नॉन लीनियर, ये हो गया नॉन लीनियर, और ये हमारा लीनियर, ये क्या हो गया, लीनियर। देखिए फॉलो हुई कि सारे के सारे लीनियर बायलैटरल होंगे, लेकिन सारे के सारे बायलैटरल लीनियर नहीं होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि होगा लेक्चर नंबर 5, जिनमें हम लोग टाइप ऑफ सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे।